1757 का पलासी युद्ध अगर अंग्रेजी राज्य के भारत में उदय की शुरुआत थी, तो 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड उनके हमेशा हमेशा के लिए अस्त की। ये कहानी है एक ऐसे देशभक्त की जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अपना पूर्ण समर्थन देने वाले पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओड्वायर की हत्या करके अपने देशवासियों की शहादत का बदला लिया। उसका नाम था उधम सिंह, जिसे सम्मानपूर्वक शहीद आजम सरदार उधम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं सदी का अंत आते आते भारत में अंग्रेजी हुकूमत के लगभग 150 साल पूरे हो चुके थे। आधुनिक भारत शुरू हुआ एक छल के साथ, सिराज, जिसकी कहानी हम पहले सुन चुके। अंग्रेजों ने यहाँ से भारत पर अपना कब्जा प्रारंभ किया और अंग्रेजों के हाथ में आते ही सोने की चिड़िया भारत धीरे धीरे गरीब होने लगी। 1899 के आसपास देश भीषण अकाल से ग्रस्त था। हजारों की संख्या में लोग भूखे मर रहे थे। तो इस समय का जो मोर्टेलिटी रेट्स वगैरह थे, ये बहुत हाई थे। भारत की जनता जो है इतनी ज्यादा उस समय शोषित थी कि उसका बयान करना बहुत मुश्किल है। और ऐसे वक्त भी अंग्रेज मदद करने के बजाय जुल्म ढा रहे थे। इस दौर के बीच पंजाब प्रांत में सन 1899 में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था उधम सिंह। एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम चूहड़राम था, माता का नाम नारायणी था, और बहुत गरीब था परिवार और छोटा सा घर था उनका, एक कमरे का। गरीबी और संघर्ष के हालातों के बीच उधम सिंह के जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी मां का स्वर्गवास हो गया। इन्हीं परेशानियों से जूझते हुए उनके पिता उन्हें और उनके भाई को लेकर के गांव से बाहर वो अमृतसर पहुंचे, और लेकिन वहां पर उनकी खुद की भी मृत्यु हो गई और ये दोनों बच्चे पूरी तरीके से अनाथ हो गए। पड़ोस के एक आदमी ने उन्हें एक अनाथालय में शरण दिलाई। खालसा अनाथालय था। एक और उधम सिंह की निजी जिंदगी उथल पुथल से भरी थी, तो दूसरी ओर देश की राजनीतिक स्थिति भी बहुत तेजी से बदल रही थी। 1905 में बंगाल का विभाजन है, 1907 में कांग्रेस का पहला सूरत का विभाजन है। ऐसे में कई क्रांतिकारी उग्रवादी नेता सामने आ रहे हैं, जिनमें से तिलक बहुत प्रमुख हैं। उसके बाद भारत में गांधी वापस आते हैं। गांधी के वापस आने के साथ ही कांग्रेस की राजनीति, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीति बदल रही है और सारे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ऐसे वक्त अंग्रेज विद्रोह को दबाने की हर कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश के तहत बंगाल विभाजन के जिम्मेदार लॉर्ड कर्जन ने 1912 में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर माइकल ओड्वायर को नियुक्त किया। माइकल ओड्वायर बहुत ही ज्यादा नस्लवादी व्यक्ति है, जिसका ये मानना है कि वो एक ऊंची नस्ल का व्यक्ति है और भारत में रहने वाले लोगों पर शासन करना उसका अधिकार है और भारत के लोगों को अंग्रेजों के पैरों के नीचे दबने की आदत होनी चाहिए। और 1914 आते आते देश को विश्व में होने वाली उथल पुथल का भी खामियाजा भुगतना पड़ा। विश्व युद्ध के प्रारंभ के साथ ही अंग्रेज सरकार ने भारतीयों से पूछे बगैर भारत को उस विश्व युद्ध का हिस्सा बना दिया और हमारे देश के जवानों को फौज में भर्ती करके उन्हें यूरोप में लड़ने के लिए भेजा गया। और जो युवा युद्ध में भेजे गए उनमें से एक बड़ी संख्या पंजाब से थी।
और जट सिख उनमें बहुत माने हुए, क्योंकि एज आई सेड उनकी रेप्यूटेशन ये थी कि ये बहुत अच्छे योद्धा हैं। जिसका परिणाम ये हुआ कि लोगों में असंतोष भड़क उठा और सारे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, खासकर पंजाब में। इन विरोध प्रदर्शनों में उधम सिंह और उसका भाई साधु सिंह भी शामिल थे। दोनों अब जवान हो चुके थे। उनके मन में भी अंग्रेजों के प्रति नफरत भरी हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों के अत्याचारों को देखते हुए वो बड़े हुए थे। माइकल ओडवायर और अंग्रेजी हुकूमत इन विद्रोहों को देख के डर गई थी। वो इस बात से डरे थे कि ये जो आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी, उसमें बहुत बड़ी तादाद में जाट सिख सिपाही है, और वो उनको डर लग रहा था कि राष्ट्रीयता की भावना जो है अगर वो उन लोगों तक पहुंच गई तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा साम्राज्य कैसे चलेगा। और इस शंका में अंग्रेजी हुक्मरानों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जिनका उद्देश्य देश में बढ़ रहे असंतोष को पूरी तरह से कुचलना था। इन कदमों में एक कदम था राउलेट एक्ट, जिसके तहत भारतीयों के ऊपर बिना मुकदमा चलाए उनको जेल डालने का अधिकार मिल गया अंग्रेज सरकार को। अमृतसर में एक और एक्ट लागू हुआ जिसके अंतर्गत जो भी भारतीय थे, अगर उनके सामने कोई ब्रिटिश व्यक्ति आ जाए तो उनको एकदम से जमीन पर लेट जाना था और अपने पेट के बल पर अपने आप को हाथों पे खींच कर, क्रॉलिंग ऑर्डर जिसको कहते थे। तो ये ऑर्डर जो था, ये माइकल ओडवायर जो कि पंजाब के गवर्नर थे, ये उनकी खास देन थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह अंदाजा नहीं था कि जो जुल्म वो लगातार ढाते आ रहे थे, अब उनके आगे भारतीय झुकने वाले नहीं थे। राउलेट एक्ट के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने विरोध करने का निर्णय लिया। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के तहत गिरफ्तारियां दी गई, रैलियां निकली, लोगों ने सड़कों पर उतर करके उसका विरोध किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग एक सुर में विरोध करने लगे। पंजाब में और जगह तो बहुत सारे अरेस्ट हुए, दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। कोई भी जगह अगर आप उठाएं, अहमदाबाद से लेके कलकत्ता से लेके मद्रास, बॉम्बे, हर शहर में, छोटे शहरों में राउलेट एक्ट को एक तरह से माना जाता है कि पहला एक देशव्यापी आंदोलन था। और इन आंदोलनकारियों में शामिल था उधम सिंह और उसका भाई। और इन प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे थे दो बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। 9 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया। जब यह खबर आग की तरह फैली तो पूरा पंजाब सड़कों पे आ गया। माइकल ओडवायर, जो पहले से ही बौखलाया हुआ था, उसने मार्शल लॉ लगवा दिया और उसने अपने अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मनमानी कार्यवाही करने की आजादी दे दी। वहां से ऑर्डर आए हुए थे फायरिंग के, जिसमें उधम सिंह का भाई मारा गया। माँ पहले चल बसी थी, पिता फिर चल बसे। अब एक साथी बचा था, इस समय वो भी खत्म। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इस दौरान अंग्रेजों के विरोध में कांग्रेस ने बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें जवान से लेके बच्चे, बूढ़े, महिलाएं व सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। उधम सिंह अपने अनाथालय से वहां आया हुआ था ताकि वो लोगों की सेवा कर सके। कार सेवा का एक हिस्सा था उनको जल पिलाना, उनके साथ रहना। और ऐसे में रेजिनाल्ड डायर ने अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग की उस सकरी गली में प्रवेश किया। रेजिनाल्ड डायर
जिसके मन में माइकल और ड्वायर की तरह ही हिंदुस्तानियों के खिलाफ घृणा भरी हुई थी। और ये दोनों ही जो हैं वो बहुत ही सख्त किस्म के लोग थे। ये लोगों की समस्याओं को सुनना नहीं चाहते थे, क्रश करना चाहते थे। हिंदुस्तानियों को अपने पैर की जूती समझने वाले डायर ने जलियांवाला बाग के मैदान में उस दिन वो निर्ममता का परिचय दिया जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए एक क्रूरतम कृत्य का धब्बा बन के रह गया। 6 मिनट में उसने 1500 या 1600 राउंड गोलियां चलाई। और देखते ही देखते कुछ देर में बैसाखी के रंग में डूबा माहौल मौत के मातम में तब्दील हो गया। हर तरफ लाशें और घायल पड़े लोगों की चीख थी। लाशों के ढेर के बीच खड़े उधम की अंतरात्मा को इस घटना ने झकझोर के रख दिया था। इस फायरिंग में जो अनुमान आमतौर से दिया जाता है कि 400 के लगभग या 379 लोग 379 लोग जो हैं वो मारे गए और 1200 के करीब व्यक्ति जो थे वो घायल हुए। इस नरसंहार ने उधम सिंह को इतना ज्यादा व्यथित कर दिया कि अब उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया। वो लक्ष्य था किसी भी कीमत पर जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दोषियों से बदला लेना। नरसंहार तो डायर ने किया था, लेकिन माइकल और ड्वायर का उसे पूरा समर्थन प्राप्त था। जब देश विदेश में कर्नल डायर और माइकल और ड्वायर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जोरदार तरीके से भत्सना होने लगी, तब अंग्रेजी हुकूमत ने दुनिया को दिखाने के लिए कुछ कदम उठाए। लेकिन सजा क्या हुई थी कि उसको नौकरी से निकाल दो, डायर को, और उसको ड्वायर को रिटायर कर दो। उसको नौकरी से निकाला गया और उसको वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। अंग्रेज सरकार ने जरूर दोषियों को माफी दे दी हो, लेकिन उधम सिंह उन्हें माफ करने को तैयार नहीं थे। माइकल और ड्वायर को मारने के लिए उसने इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया। उनके पास ना पैसे थे, ना हथियार थे, ना कुछ भी था। कुछ ना होते हुए भी उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति थी अपने देश के हथियारों से बदला लेने की। वो अमेरिका तक जा पहुंचा और वहां गदर पार्टी से जुड़ गया। गदर पार्टी एक क्रांतिकारियों का संगठन थी जो क्रांति के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने की कोशिश कर रहे थे। गदर पार्टी के लिए काम करते हुए उधम सिंह की भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से भी मुलाकातें हुई। वो भगत सिंह के आंदोलन से प्रभावित हुआ। उनको वो अपना बेस्ट फ्रेंड तो अपने लेटर्स में कहते हैं, तो बेस्ट फ्रेंड इन द सेंस कि वो उसका आइडियल था। उधम सिंह गदर पार्टी के लिए गुप्त रूप से हथियार, क्रांति संबंधित पत्र पत्रिकाएं सहित पंजाब पहुंचाने लगा। लेकिन एक बार अपने ही साथी के विश्वासघात के कारण पंजाब आते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा पकड़ा गया और उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 1931 में रिलीज हुए। उसी बीच 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह को फांसी हुई। अपने साथी क्रांतिकारियों की मौत ने उन्हें गहरा धक्का पहुंचाया। जिन्होंने उसको क्रांति की दुनिया में नया जन्म दिया था, उसको क्रांति के बारे में समझाया था, उसे देशभक्ति के नए रूप से मिलाया था, वो तीनों फांसी चढ़ चुके थे। अब शायद उधम सिंह के लिए जिंदा रहने को कुछ भी नहीं बचा था सिवाय बदले के। उधम सिंह के जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया। वो लक्ष्य था किसी भी कीमत पर जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दोषियों से बदला लेना। और इस बदले की आग में सुलगता वो जगह जगह भटकता रहा। कई बार कई नकली नामों से उसने पासपोर्ट बनवाए, वीजा लगवाए, कभी यहाँ कभी वहां। तो 1933 में एक चीज तो उसके मन में बनी हुई थी कि जलियांवाले बाग का बदला लेना है। उधम सिंह जो सभी धर्मों के प्रति संभाव रखता था, उसने अपना नाम बदल के मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया और इसी नाम का नकली पासपोर्ट बनवा के 1934 में लंदन को रवाना हुआ। उधम सिंह लंदन पहुंचा और वहां भटकता रहा ड्वायर की तलाश में। जलियांवाला हत्याकांड का एक गुनहगार डायर पहले ही बहुत बुरी मौत मर चुका था।
द बुचर ऑफ अमृतसर जो किताब है, तो उसमें उसकी की पूरी बीमारी जो है किस तरीके से 4-5 साल तक वो पूरी तरह से तिल तिल कर पता नहीं कितनी भयंकर किस्म की बीमारियां उसको लगी हुई थी। तो अल्टीमेटली ही डाइड इन 27। लेकिन उधम सिंह उडवायर को भी उतना ही जिम्मेदार मानता था, बिकॉज उडवायर इवन दो ही वाज लेफ्टिनेंट गवर्नर, ही वाज सपोर्टिंग डायर ऑल थ्रू। लंदन में ओडवायर तक पहुंचने के लिए उधम सिंह को एक ब्रिटिश महिला का सहारा मिला। इंग्लैंड में जिस स्त्री के साथ वो रहते थे वो उनकी बाकायदे मदद कर रही थी, और वो जब वो हॉल में गए, कैक्सटन हॉल में जहाँ पे ये कांड हुआ, वो साथ थी उनके। माइकल ओडवायर को मारने के लिए उधम सिंह को सही मौके की तलाश थी, और ये मौका उसे मिला 13 मार्च 1940 को, जब ओडवायर को रॉयल सेंट्रल एजेंट संस्था द्वारा लंदन के एक सभागृह में वक्ता के तौर पे आमंत्रित किया गया। 21 साल की भटकन को उस दिन अंजाम मिला जब उस भीड़ में वो मौजूद था जिस भीड़ का संबोधन माइकल ओडवायर कर रहा था, और वहां उधम सिंह ने उसके ऊपर अपनी बंदूक की सारी गोलियां खाली कर दी। अदालत में उधम सिंह पर माइकल ओडवायर की हत्या का मुकदमा चलाया गया। फांसी की सजा मिलना तय थी, लेकिन इसके बावजूद उसे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज जज जो है उसको बार बार टोक रहा था, तो उसने फिर उसको गालियां भी दी, और डर्टी डॉग्स, तुम गंदे कुत्ते हो, तुम लोग हिंदुस्तान पे ये सब करते हो, तो हम लोग एक दिन हमारा भी आएगा, हम लोग तुमको दिखाएंगे तुम क्या हो, तुम सच्चाई नहीं सुन सकते, सच्चाई का सामना नहीं कर सकते, तुम्हारी कौम ये सब जुल्म करती है हमारे ऊपर, और जब मैं ये कहता हूँ तो तुम सुनना नहीं चाहते। तो उसने गुस्से में आके जो अपना बयान था वो टुकड़े टुकड़े चिंदी करके वहां पे फेंक दिया कोर्ट में। 4 जून 1940 को उधम सिंह को ओडवायर की हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई गई। अंततः उधम सिंह ने न केवल अपने जीवन के मकसद को पूरा किया, बल्कि भारत देश के आत्मसम्मान को निर्मम तरीके से आहत करने वाले लोगों को यह बता दिया कि हमें अपनी मातृभूमि पर जुल्म ढाने वालों से बदला लेना आता है। जेल में भी अंग्रेजों के दमन के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी रही। उसने भूख हड़ताल की जो लगभग 40 दिनों तक चली। इसी दौरान उसने कुछ खत भी लिखे। उसने अपने अंतिम समय में जो पत्र लिखा, उसने उसमें लिखा था, मेरा नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद ही रहने देना, मुझे किसी और नाम से याद मत करना। वो सेक्युलर आउटलुक का था। ये बताना चाहता था, मैं सिख नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, इसलिए मैं मोहम्मद भी हूँ, सिंह भी हूँ और आज़ाद भी हूँ। 31 जुलाई 1940 को एक ऐसे देशभक्त को फांसी पे चढ़ा दिया गया जिसने 21 सालों तक अपने अंदर गुस्से की आंख को जलाए रखा, जिसने अपने देश के अपमान का बदला लेके ही दम लिया। उधम सिंह के कृत्य ने जहां उसे भारतीय क्रांतिकारियों की नजरों में नायक बना दिया, तो वहीं कुछ बड़े राष्ट्रवादी नेताओं की नजरों में निंदा का पात्र भी। गांधी और नेहरू का ये मानना था कि इस तरीके से हत्या भारत के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में रुकावट डाल सकती है। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने चाहे उनकी आलोचना की हो, लेकिन विदेशों में उनके जज्बे को सराहा गया। विदेशों में बहुत तारीफ हुई। उसकी तारीफ करने वालों में विंस्टन चर्चिल जैसे लोग थे, जॉर्ज लॉयड जैसे लोग थे। तो उन्होंने कहा कि ये देशभक्ति की जो है उसने काम किया। जर्मनी रेडियो ने तो कहा कि अब हिंदुस्तानी लोग जो है वो अपनी देशभक्ति का परिचय गोलियों से दे रहे हैं। जब उधम सिंह की लोकप्रियता और उनकी सराहना विदेशों में होने लगी, तो भारतीय नेताओं को भी अपना रुख बदलना पड़ा और वो भी उधम सिंह के समर्थन में आ गए। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात को माना
कि शहीद आजम उधम सिंह ने भारत आज़ाद रहे इसके लिए अपने प्राण दिए। उधम सिंह का ये कृत्य भारत माँ को स्वतंत्रता की तरफ और आगे ले आया। आजादी के लगभग 30 सालों बाद 1976 में उनके शव को भारत लाया गया और विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। 21 सालों तक अपने मन में आक्रोश की भावना लिए उधम सिंह जीता रहा। यह आक्रोश था अंग्रेजी शासन की उस निष्ठुर संवेदनहीन कार्रवाई के प्रति जिसने हिंदुस्तान की आत्मा को छलनी करके रख दिया था, जो कृत्य इतिहास के क्रूरतम कृत्य में से एक था, जिसका बदला लिया जाना भारत माता के सम्मान के लिए जरूरी था। और इस सम्मान की रक्षा के लिए उधम सिंह शहीद हो गए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.